Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। आपके सामने हाजिर है अगेन आपके वन शॉट सीरीज पॉलिटिकल साइंस 10th स्टैंडर्ड की लेके महाराष्ट्र बोर्ड की ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है दी पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, बहुत ईजी सा टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत सारे पार्टीज है हमारे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के लास्ट चैप्टर के बारे में कि ये 2 चैप्टर तो हमारे हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर कि द पॉलिटिकल पार्टीज आर ए लिंक दैट कनेक्ट्स इन सारी चीजों को। एक तो पहला कॉमन पीपल, दूसरा हमारा डेमोक्रेसी, तीसरा रिप्रेजेंटेशन एंड चौथा इलेक्शन। ये चारों का कनेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी है, पीपी। फिर से डेमोक्रेसी को करने के लिए रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कॉमन पीपल, ये सबको कनेक्ट कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। वॉट एवर वी रीड, देखो ये हियर अबाउट द पॉलिटिक्स कि आज ये चल रहा है, कुछ भी करोगे आप लोग देखोगे। अगर कोई भी आप लोग देखोगे, जैसे कर्नाटका में हिजाब का कोई सीन था, कॉलेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हिजाब का सीन आ गया। ऐसे कहीं से कुछ भी पढ़ोगे, समझो रोड नहीं बन रहे, तो पॉलिटिकल इश्यूज तो गाइज आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहे। तो ये चैप्टर देखो बुक में भी आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें पॉलिटिक्स में भी किससे रिलेटेड है? कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब जहां पे भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है वहां पे पार्टीज तो होती हैं, बिना पार्टीज के नहीं चलती। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विद ईच अदर ओनली इन डेमोक्रेसी। तो ऐसा कहीं पे देखा गया है कि आप लोग लड़ाई कर रहे हो और अलाउ भी किया गया है, कंपीट करना अलाउ किया गया है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का ही सिस्टम में पॉसिबल है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सब ग्रुप होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ग्रुप होता है, बॉयज का ग्रुप होता है, गर्ल्स का ग्रुप होता है, या फिर मेन वुमेन, जैसे भी ग्रुप होते हैं। फिर उनके अराउंड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों का ग्रुप हुआ, स्कूल में लड़कियों का ग्रुप हुआ। फिर ऐसे ही आप लोग कहीं ना कहीं और चीज क्या देखते हो? ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हमारे को कोई एनजीओ का नाम होता है जिसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑक्सफैम का नाम दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्किंग टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। तो चाहे आपका स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन कोई स्कूल हो, चाहे कोई ग्रुप हो बॉयज का या गर्ल्स का, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े है, जहां पे बहुत बड़े WHO, ये लोग कुछ ना कुछ काम करना चाह रहे हैं। बॉयज का ग्रुप क्या है? वो अपने बोलते हैं ना सख्त लौंडा को प्रमोट कर रहे हैं। गर्ल्स का ग्रुप क्या है? वो अपनी पढ़ाई लिखाई, या वो लोग क्या बोलते हैं उनको, जो पॉप स्टार सिंगर्स है उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको डिफेंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। फिर ऐसे सबका है, इंस्टीट्यूशन स्कूल आपको पढ़ाना चाहिए, और WHO ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है? वो डिजीज से बचाना चाहता है, सबका हेल्थ बढ़ाना चाहता है। तो सब लोग कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। तो उन्हीं में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो ये हैं, इनकी इनकी बात की जा रही है। देखिए ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यू ऑल्सो रेड अबाउट वेरियस मूवमेंट एंड देयर वर्क। तो इसके लिए क्या करते हैं कुछ लोग, समझो सोशल इश्यूज बताता हूं। सती में क्या होता था? औरतों को जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई, औरतों को वो जो रहता था ना जिसपे उनको लिटा के जलाया जाता था, उसी के ऊपर उनको भी सुला के जला दिया जाता था। तो ये खराब था, तो ये सोशल इशू था। तो कुछ लोग उसके लिए क्या किए, मूवमेंट किए, गांव गांव गए, लोगों को अवेयर कराया, सरकार को बताया, तो ऐसा काम किया। जस्ट एज देर आर एक्टिव ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, मूवमेंट्स, सिमिलरली देर आर पॉलिटिकल पार्टी हु कंटेस्ट इलेक्शन। तो आप देखोगे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को टीचर्स रखते हैं हर तरह से। बॉयज का ग्रुप था, वो लोग क्या कर रहे थे, एजेंडा मतलब उनका था कि हम लोग सख्त लौंडा रहेंगे, उसके लिए स्टेप लेते थे। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो सोशल इश्यूज को उठाती हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं।
समझे लिंक, यही बताना हम लोग को। सिमिलरली द पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो उन्हीं में से एक ग्रुप है, समझे। Political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institutions। तो देखो ये भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया ना। अगर पार्टी समझो बीजेपी को लेते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है ये, लेकिन क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। कौन से मुद्दों को सॉल्व करती है, जैसे कि अगर हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, लोग इसके बारे में भूल रहे थे, तो इनको अगर सिक्योर करना है तो ये लोग मुद्दा उठाए ना दोस्तों। तो कोई ना कोई ये लोग कोई ना कोई सोसाइटी का काम ही कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी और WHO सब एक ही जैसे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? या ऑर्गेनाइजेशन इन अदर सोसाइटी, द डिफरेंस इन द गोल्स एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करते हैं, गोल, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज का अलग है। उनका गोल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन को जीतना, ओके। और ये वर्क कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीकों से। अपने वर्कर्स रखते हैं, ये लोग सपोर्टर्स होते हैं, इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, नेक्स्ट, और इसके अलावा वो इंडस्ट्रीज से भी फंडिंग लेते हैं। ये अलाउड है गाइस, इंडस्ट्रीज से फंडिंग। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कैसे, हम लोग बात कर लेते हैं एनजीओस के, वो लोग भी फंडिंग देते हैं। उनका गोल क्या रहता है, सोसाइटी का ग्रो कराना, उनको कोई एक प्रॉब्लम को, इलेक्शन जीतना उनका नहीं है। एंड लास्टली इनके भी वर्कर्स के थ्रू ये करते हैं। तो लेकिन देख रहे हैं गोल अलग है दोनों का। On this background, we can say that when people from organization with the objective of achieving political power participate in electoral process, such organizations are called political parties। तो अब political parties सिंपल डेफिनेशन आ गया है कि देखो ये लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्या, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर पाने के लिए क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्ट लेंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो चीज फिर से याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल पावर पाना चाहती है और इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बनती है जिसकी वजह से, तो उसे बोलेंगे हम लोग वो पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज दस कैन बी डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देखो ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट, देखा मैंने ये बोला था ना, उनका एम क्या है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन, नेक्स्ट गेट पावर एंड स्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। तो पहला क्या है, इलेक्शन को कंटेस्ट करना, फिर कोशिश करना जीतने की, उसके बाद जीत गए तो आप लोग क्या करना है, पावर, गवर्नमेंट बना देना है, और पावर लेना है। पावर के बाद आप लोग को उनकी अपने अपने पार्टी की गवर्नमेंट बनाना है। तो इलेक्शन, विन इलेक्शन, गेट द पावर, गेट द गवर्नमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि देखो अगर मैं कहीं जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि किसको हम लोग लड़का बोलेंगे, किसको लड़की बोलेंगे, देखते ही मालूम पड़ जाता है कि जिसके शॉर्ट हेयर है, मुस्टैच है, थोड़ी से बियर्ड है, तो उसको बोलेंगे मेल है। और जिसमें बस जैसे कि जिसने साड़ी पहना, बिंदी लगाई हुई है, और या तो जिसको मुस्टैच और बियर्ड नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे फीमेल है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ऐसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल देख दूं तो कैसे बोलूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, समझ गया आप लोग। अब बॉयज के ग्रुप को मैं थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी बोलूंगा, गर्ल्स के ग्रुप को थोड़ी मैं पॉलिटिकल पार्टी बोलूंगा, WHO को थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी बोलूंगा। कुछ उनके पास ऐसा चीज होगा तभी बोलूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। स्टार्ट करते हैं, एक बार लिस्ट कर लेते हैं सारी चीजों को। देखो पहली बात तो देख लेते हैं, टू बी इन पावर, पावर में आना है। दूसरा, परसू एन आइडियोलॉजी, परसू मतलब कोई ना कोई एक आइडिया रहता है, कोई थॉट रहता है जिसके ऊपर वो लोग पहले तो सोचते हैं और उसी के ऊपर पावर में आने के बाद काम भी करते हैं। आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, मैं बीजेपी का फिर से एग्जांपल लेता हूं, इंडिया के कल्चर को वापस से उठा के लाना, पास्ट कल्चर को हमेशा प्रमोट करना। तो आइडियोलॉजी हो चुकी है, कल्चर को एजेंडा होगा। एजेंडा मतलब कि देखो हम लोग ये सब काम करेंगे, अगर हम पावर में आते हैं तो ये सब काम होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है राम मंदिर बनवाना, तो ये एजेंडा हो गया। ट्रिपल तलाक लाना, इसी तरह से हमारे कल्चर का पार्ट पीओके भी था, तो पीओके के वापस लेना, ये सब जो है क्या बोल देते हैं हम लोग, एजेंडा। तो आइडियोलॉजी मतलब एक मेन थॉट कि मोटा मोटी हम लोग क्या करना है, उसके बाद पॉइंट्स कि ये सब काम तो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, तो अब ये सब करने के लिए, ये दोनों चीज करने के लिए स्टैब्लिश है गवर्नमेंट। तो पावर में आने की पहले कोशिश करो, अपनी आइडियोलॉजी बनाओ, अपना एजेंडा बनाओ और गवर्नमेंट बनाओ, एंड टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल।
तो ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे है, समझो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कितने रहते हैं दोस्तों, बहुत कम मेंबर होते हैं, ये पीपल हैं इतने ज्यादा, ये हमारी सोसाइटी इंडियन पीपल है, तो इनकी बातें गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाएगा, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पीपी। गवर्नमेंट की बात पब्लिक तक कौन पहुंचाएगा कि सरकार क्या चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में समझो मैं बोलता 1 लाख मेंबर होंगे, समझ लो उससे भी ज्यादा होंगे, बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख से ज्यादा ही मेंबर होंगे। क्या वो सब गवर्नमेंट बनाते हैं, नहीं ना। और क्या सब जो इलेक्शन जीते सब गवर्नमेंट के पार्ट हो जाते हैं, नहीं ना। तो ऐसे ध्यान रखना आप लोग कि गवर्नमेंट का जो पार्ट है, इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले भी थोड़ी गवर्नमेंट के हो जाते हैं, जो जीतते हैं और जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनकी सरकार बनती है, वही लोग इंपॉर्टेंट है। तो 10 लाख करोड़ लोग में से कुछ लोग ही 1500 में रहते हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो गवर्नमेंट कहलाते हैं। और वो 10 लाख करोड़ लोग पॉलिटिकल पार्टी, और वो लोग किसके लिए काम करते हैं, पीपल के लिए, पब्लिक। समझ गए, ये फर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू बी इन पावर पहले देख लेते हैं। देखो कैसे, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन को जीतना है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर पावर में आना है तो ये सब्जी बात है। 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete विथ ईच अदर, एक दूसरे से compete करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंपटीशन, बट कंपटीशन शुड बी फेयर। मतलब ये नहीं है कि मारकाट हो जाना चाहिए, सामने वाली पार्टी के मेंबर को हटा दो या पैसे से खरीद लो, ये सब नहीं होना चाहिए। कंपटीशन करना अच्छी चीज है, एक दूसरे से compete करो। 3 पॉइंट हो गया आपके। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, देखो आइडियोलॉजी, एवरी पार्टी हैज सम आइडियोलॉजी, ठीक है, पॉलिसीज। तो जैसे बताया कि सबकी पॉलिसी, जो मैंने बीजेपी का था कल्चर को लेके, तो ऐसी सारी चीजें, किसी को इन्वायरमेंट को बचाना है, क्या समझ रहे हो, सबको अलग अलग रहेगा। पार्टी शुड हैव पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज, अपना अपना स्टैंड सोशल इश्यूज को लेके क्लियर रहना चाहिए। कि देखो जैसे कि अगर सती है तो क्या पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, समझो कोई एक पार्टी सपोर्ट कर रही है कि सती होना चाहिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अपना अपना स्टैंड क्लियर रखो ताकि पब्लिक जज कर पाए कि हमको किसके साथ जाना है। होना चाहिए अपना एकदम परफेक्ट वाला आइडियोलॉजी होना चाहिए। आगे देखना, देखो दोस्तों कि आइडियोलॉजी है तो होता है नहीं किसी की आज, फिर भी देखते हैं आगे। सोशल इश्यूज के ऊपर एक अपनी आइडियोलॉजी, तो दिस मेक्स, तो पहले तो एक स्टैंड होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज। जैसे कि मैं बोलता हूं जो हिजाब पहनने का, सिंबल देखो हिजाब, ठीक है, कर्नाटक में हिजाब। और दोस्तों मेरा कुछ मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ आप लोग को वर्ड्स एग्जाम में लिखवाना है। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, कर्नाटका का ले लेते, ठीक है। तो सोशल इश्यू था कि यहाँ पे कॉलेज में हिजाब पहन के जाना है या नहीं जाना है, सिंपल। तो इसमें बीजेपी का एक पर्टिकुलर स्टैंड था कि इनको नहीं पहनना चाहिए, और उसी की वजह से इनकी क्या बनी, आइडियोलॉजी बोलते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी ऐसी है वैसी है, बोलते हैं ना, तो याद रखो। The people who consider any specific party ideology as an acceptable support that as acceptable support that political party। तो देखो जिसको भी, मेरे को लगता है कि बीजेपी की अच्छी आइडियोलॉजी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मेरे को लगता है कांग्रेस की अच्छी आइडियोलॉजी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मुझे लगता है कि आपकी अगर अच्छी आइडियोलॉजी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ऐसे ही आपका किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच खाता होगा, आप उसको सपोर्ट करोगे, समझ गए। सोशल सपोर्ट रिसीव्ड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड एज द मास बेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो अब करेंटली दो हमारे जो इंडिया में बीजेपी का जो सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा है लोग हैं, तो उसका मास बेस, उसी जो सपोर्टर्स है उनको बोलते हैं मास बेस, समझ गए। समझो कि मैं, समझो कोई एक पार्टी है बिलियन पार्टी, मैं सपोर्ट करता हूँ बिलियन पार्टी को, ऐसे मेरे साथ 100 लोग और है जो बिलियन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, 100 लोग और मेरा सबको हम लोग क्या कहलाएंगे, हम लोग मास बेस कहेंगे। कौन से पार्टी के, बिलियन पार्टी के। ऐसे बीजेपी के, कांग्रेस के, आपके, शिवसेना के, मनसे के, सबके पॉलिटिकल बेस होते हैं या मास बेस होता है। इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजी ऑफ ऑल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर। देखो सब लोग वही होते हैं आज, देखो सब लोग वही हैं, राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं, हिंदू हिंदू करने लगते हैं, पीएम मोदी जी भी वही काम करते हैं, साथ ही साथ जो केजरीवाल है वो भी वही काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी, सब लोग वही काम कर रहे हैं। तो सब लोग अभी आइडियोलॉजी सबकी सेम हो गई है, सबको इन्वायरमेंट बचाना है, सब लोग इन्वायरमेंट बचाने की बात ही करेंगे, सब लोग जॉब देने की बात ही करेंगे, सब लोग को बिजनेस लगवाने हैं बहुत सारे। तो आप देखोगे बहुत अलग स्टैंड नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से 70 साल में अलग था। जैसे कि कोई कोई बोलते थे, यूएसए में क्या होता है, 2 टाइप की पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक। रिपब्लिक ना राइट्स को प्रमोट नहीं करना चाहती, वो बिजनेस को, एम्प्लॉयमेंट को, इसको प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करती है, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, भले इकोनॉमिक्स थोड़ी डाउन जाए और
वो क्या करते हैं, राइट्स को, जैसे एलजीबीटीक्यू का राइट्स, तो ऐसे क्लियर आइडियोलॉजी यूएसए में आज भी है। आप पाओगे ये, देखो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, इन्वायरमेंट के लिए पूरा हटा दिया था कि बोलते हम नहीं पैसा देंगे, पेरिस एग्रीमेंट कुछ भी नहीं देंगे। वहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो ओबामा थे, उन्होंने क्या बोला था कि हम देंगे पैसा। तो देखो क्लियर आइडियोलॉजी है इंडिया में, लेकिन ऐसी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं, सबका आप मिक्स पाओगे, अभी थोड़ी मोड़ी अलग अलग होंगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideology। अगर इनका चुनाव चिन्ह ना हो दोस्तों, अलग अलग जो चुनाव चिन्ह ना हो इनके, तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि सबकी आइडियोलॉजी कौन, मतलब कि कौन कौन सी पार्टी का मेंबर है, क्योंकि आइडियोलॉजी तो सबकी सेम ही हो चुकी है। तो आइडियोलॉजी वाइज बोलेंगे अगर ऐसी आइडियोलॉजी कोई रखता है तो वो कांग्रेस ही है, वो बीजेपी है, कुछ कुछ चीजों को छोड़ के बाकी आप सभी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। टू हैव एजेंडा, देखो पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। तो मैंने बताया था ना कि आइडियोलॉजी या बीजेपी या कल्चर प्रमोट करना है, तो वो पीओके लेंगे, ट्रिपल तलाक को बैन करवाएंगे, वो इसी तरह से वो लोग राम मंदिर बनवाना, तो उनकी आइडियोलॉजी तो एजेंडा बना दिया। दे इंप्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। मतलब क्या, इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो वही एजेंडा पूरा करते हैं वो। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, समझो नहीं जीते, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा। तो फिर भी क्या करते हैं वो लोग, समझो कि सामने दूसरी पार्टी जीत गई, तो गवर्नमेंट क्या, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो हार गई वो क्या करेगी, और लोगों का सपोर्ट लेगी, ताकि गवर्नमेंट को पुश करे कि चलो हम तो हार गए, लेकिन फिर भी जो हमारा एजेंडा था वो कैसे भी पूरा करो। और अगर नहीं कर रही है सामने वाली गवर्नमेंट, तो वो क्या बोलेंगे, और अपना सपोर्ट बढ़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन जीत जाए। तो भले वो पावर में आए चाहे ना, अपने एजेंडा को वो लोग या तो पुश करते सामने वाली पार्टी पे, या तो अपना मास का बेस बढ़ाते रहते ताकि नेक्स्ट टाइम वो जीत जाए वही एजेंडा के ऊपर। चलो, टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, देखो पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन, नेशन को गवर्न करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो समझो 543 सीट्स हैं, तो उसमें मेजोरिटी कितनी होती है, 273। तो जिस पार्टी के पास भी ऐसा 273 आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, वो हम लोग की मेजोरिटी पार्टी है। द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिशन, मतलब जिसका 273 से कम है, जो सेकंड बेस्ट होता है। समझो अगर बीजेपी के 300 है और कांग्रेस के 150 है, फिर किसी पार्टी के समझो कि हमारे पास 50 है, 30 ऐसे है, तो जो सेकंड बेस्ट पार्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा अपोजिशन हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए अपोजिशन। देखो रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट, तो मैं बोला गवर्नमेंट की बात पब्लिक तक पहुंचा ना, पब्लिक की जो दरख्वास्त है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट, कि उनके क्या डिमांड्स है पब्लिक, और आपसे क्या गुस्सा है, उनको क्या कंप्लेंट है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या बोलती है, देखो भाई समझो कि इस बार इन्वायरमेंट का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग क्या है, मान नहीं रहे, फिर भी जाके फिश पकड़ रहे हैं ओशन में। तो अब क्या है, गवर्नमेंट को समझो ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर है, डब्ल्यूएचओ बोलता है आपको, अरे डब्ल्यूएचओ बोलता है, वर्ल्ड ट्रेड बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलता है आपको लोन तभी देंगे जब आप ये सब थोड़े से इन्वायरमेंट को थोड़ा कम कंट्रोल करोगे। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बोलते हैं कि आप जनता को समझाओ प्लीज कि हम लोग को थोड़ा सा फिश पे कंट्रोल करना है, वंस वी गेट दिस लोन्स वी विल डू बेटर थिंग्स सो दैट कि वो और जॉब भी पाए। तो जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज है उसको लोगों तक समझाने की भी कोशिश करते हैं कौन, पॉलिटिकल। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर सिस्टम इन इंडिया, ये अब हमारा टॉपिक है। कांग्रेस वॉज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जैसे आजादी मिली हम लोग को 1947 का, तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई थी, क्योंकि आजादी के टाइम पे ये लोग ने बहुत रोल किया था। कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब नेशनल इलेक्शन में तो वो जीता ही था पूरे इंडिया में, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी वो लोग कहीं बहुत सारे स्टेट्स में जीते हुए थे। ये कब की बात हो रही है, पोस्ट आजादी। इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय कांग्रेस पार्टी ओनली, आजादी की बात बोल रहे हैं। दिस एरा वॉज डिस्क्राइब एज द एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी, मतलब क्या, बहुत सालों तक एक ही पार्टी जीत रही थी, दैट वाज कांग्रेस। तो एक ही पार्टी, जबकि हम लोग मल्टी पार्टी थे, आगे और भी पार्टी थी उस टाइम पे, जनता पार्टी थी, ऐसे करके सपा थी, बसपा बाद में आई, बहुत सारी पार्टीज थी, लेकिन जो जीत रहा था वो था कांग्रेस। नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी इन 1977।
तो इसी टाइम पे क्या हुआ, ये लोग बोले कि देखो अगर हम लोग अलग अलग पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी है, अगर अलग अलग करके लड़ेंगे ना तो हम लोग वोट कट कर रहे हैं एक दूसरे का और कांग्रेस जीत जाती है। क्यों ना हम लोग सब लोग मिलके आपस में कंपटीशन ना करें, हमारा तीनों का एक कॉमन हम लोग अपना जो रहता है कैंडिडेट उठाएं और उसको जितवाने की कोशिश करें। तो देखो ऐसे पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये बसपा हो गया और ये बीजेपी साथ में आए और ये 1977 में गवर्नमेंट को चैलेंज किया, इलेक्शन जीत भी गया, लेकिन 3 ही साल तक थे ये लोग। आफ्टर 1918 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू, मतलब क्या हुआ, कोई भी सिंगल पार्टी अब नहीं जीतती थी, कब से, 1989 से। लेकिन 2019 में आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, बताता हूं, आगे बताऊंगा कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2014 तक दोस्तों सब लोग का कोएलिशन था, मतलब कोई एक पार्टी नहीं थी, सब मिलके जैसे थे, बीजेपी शिवसेना के साथ मिलके पार्टी बनाती थी और 273 लेके आ रही थी। कांग्रेस क्या कर रही थी, शरद पवार जी का एनसीपी है ना, सपा, ऐसे लोगों के साथ मिलके 273 सेंटर में लेके आती थी। तो ऐसे कोलिशन होता है, कोलिशन मतलब मिलके जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिशन। तो कोलिशन बन रही थी, सिंगल पार्टी नहीं जीत रही थी, कब से, 1989 के बाद से। वन पार्टी डोमिनेंस, कोलिशन मतलब सारी सरकारें मिलके गवर्नमेंट बना रही हैं, सारे पार्टीज मिलके। सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगेन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट, तो छोटी छोटी पार्टी एक साथ आ गए, अपने 2 मेंबर लेके, अपने 3 मेंबर लेके, जो जो सीट जीते थे, इलेक्शन जीते थे। बोल भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैब्लिशिंग कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट जैसे देखो ये क्या है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसमें क्या रहता था स्टार्टिंग में, बीजेपी के साथ साथ ये देखो रामविलास पासवान जी दिख रहे हैं आप लोग को, तो इनकी पार्टी। इसी तरह से पहले शिवसेना भी थी, शिवसेना के साथ हमेशा इनका चलता रहता, अब थोड़ा खराब चल रहे हैं शिवसेना। तो ऐसे जो मिलके जो बहुत सारी पार्टीज का ग्रुप बना, उसको नाम क्या दे दिया ये लोग ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो सेम कांग्रेस ने किया, देख रहे हैं आप लोग को एनसीपी, ये कांग्रेस के। तो ये लोग ने जो छोटी छोटी और बड़ी पार्टियां मिलकर जो ग्रुप बनाया उसको बोला गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इनका अलायंस कैसा था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, तो इसको यूपीए बोलते हैं। अब अगली बार से आप लोग याद रखोगे, कांग्रेस बोले तो सिर्फ अकेली पार्टी है, लेकिन यूपीए बोले तो बहुत सारी कांग्रेस के साथ मिलके बहुत सारी पार्टियां हैं उसके अंदर, उसको यूपीए बोलते हैं। और एनडीए किसको बोलते हैं, बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियां मिली हुई हैं। The belief that coalition governments brings instability was proved wrong by political party system in our country। मतलब क्या लगता था लोगों को कि ये अगर बहुत सारे पार्टीज मिलके अगर गवर्नमेंट बनाती है ना तो ये लोग क्या अपने ही कैंडिडेट के पीछे पड़े रहते हैं, इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं, क्योंकि ये लोग से पावर पावर पैसा पैसा डिमांड करते हैं। लेकिन हमने क्या पाया गाइस, जो बेस्ट काम इंडिया में हुए थे वो सब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ था। जैसे कि हमारा पोखरण को करना, कारगिल वॉर जीतना, भारत को बहुत सारी चीज़ें राइट्स देना, इंडिया को बहुत बड़े बोलते ना मंदी से बचाना, सब सारी चीज़ें कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ही हुई थी। तो ये बात बोलना कि सिंगल पार्टी रहती तो पूरा सिस्टम को स्टेबल करके रखी रहती, अगर एक ही पार्टी रहती, तो वो बात गलत प्रूफ हो गई थी 1989 के बाद, क्योंकि सब अच्छे काम कोलिशन जब लोग मिलके आए थे तब हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि मुंह से बता रहे हैं सिर्फ। तो ये अगर मिलके आएंगे ऐसे बहुत अलग अलग पार्टीज के तो इंस्टेबिलिटी आएगी, जबकि ये गलत हो गया। इनफैक्ट कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम एज स्टेबलाइज्ड इन दी इंडिया, तो उस सिस्टम को उन्होंने स्टेबलाइज किया। वन पार्टी सिस्टम मतलब जहां पे एक ही पार्टी रहती है, जैसे कि चाइना, और वही इन्फ्लुएंस करता है। टू पार्टी सिस्टम तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे यूएसए में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी, वो आपस में compete करते थे, अल्टरनेटिवली जीतते रहते हैं। मल्टी पार्टी जैसे इंडिया में, जिसको चाहिए जो लड़ो आपस में जीत जाओगे, ठीक है। नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टी, देखो नेशनल पार्टी मतलब जिनका नाम पूरे इंडिया में फैला है और वो लोग इंडिया में इलेक्शन लड़ते हैं और अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जैसे कि कांग्रेस बीजेपी हो गई। दोस्तों आप पाओगे सपा का हर जगह नहीं है। अब सपा का आप लोग बोलोगे उसके साथ पैसा तो है, देखो पैसा लगता है, हर कैंडिडेट के पीछे करोड़ करोड़ रुपए लगते हैं। अगर सपा देखो हर स्टेट इलेक्शन में सबको खड़ा करने लगे, हर मेंबर को, समझो वो यूपी की पार्टी है, अगर वेस्ट बंगाल में भी अपने मेंबर खड़े करे, तमिलनाडु में भी अपने मेंबर खड़े करे, कर्नाटक में भी करे, तो उसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा ना। इससे अच्छा वो लोग क्या सोचते हैं कि एक स्टेट में इसी पैसा उतना खर्चा कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाए, और जब फ्यूचर में हम लोग बड़ी पार्टी हो जाएंगे तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो छोटे स्टेट तक रह जाती है, एक दो स्टेट तक ही रहते, तो उनको रीजनल पार्टी बोलते हैं। और जो पूरे इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट मतलब जिनके मेंबर्स हैं, जैसे कांग्रेस के हो गए, बीजेपी के हो गए,
इनके ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट है। तो ये नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी किसको बोलते हैं ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, वो सब अलग बात है। लेकिन हम देखेंगे दो टाइप की पार्टी होती है, एक तो नेशनल पार्टीज होती है और एक रीजनल पार्टीज होती हैं दोस्तों, ठीक है। टू गेट रिकॉग्निशन नेशनल पार्टी, देखो इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉलोइंग कंडीशन। किसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन का रूल है। देखो दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी और ये सब करके फायदा क्या होता है, देखो बता रहा हूं। जो भी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है ना दोस्तों, उसको इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट जगह देती है दिल्ली में फ्री में अपना ऑफिस खोलने के लिए। सोचो, उनको कुछ पैसा भी देती है ड्यूरिंग इलेक्शन कि आप अपना कैंपेन करो, टीवी पे कुछ उनको बोलती है कि समझो दिन में से 2 घंटे आपको मौका दिया, अगर नेशनल पार्टी हो आप तो आपको मौका दिया जाएगा फ्री में, आज तक चाहे गवर्नमेंट या दूरदर्शन जाओ आप जाके अपने उनको भेज सकते हो, वो जो बोलते हैं ना, वो लोग जो डिबेट करते हैं आपको फ्री का दिएगा, आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा उस चीज के लिए। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो होते हैं कौन देती है, गवर्नमेंट। समझ गए, अगर वो नेशनल पार्टी है तो समझो भले बीजेपी आज सेंटर में, तो जो कांग्रेस है वो अपोजिशन में, तो क्या कांग्रेस को पैसा देती है अगर वो नेशनल पार्टी है तो, हाँ देती है दोस्तों। एक बहुत बड़ा एरिया फ्री में, बहुत बड़ा जगह रहने का वो सब फ्री में देते हैं, क्योंकि आप नेशनल पार्टी हो। और क्यों देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, देखो दोस्तों इसमें सब गलत नहीं है कि ये देश की आवाज उठा रहे हैं। अब आप इसमें सही गलत बाद में जोड़ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि इसलिए देते क्यों हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए थे, भले ये लोग इलेक्शन नहीं जीते, अगर इनको मौका नहीं दिया गया तो ये कभी भी जनता की आवाज़ नहीं पहुंचा पाएंगे और ये पार्टी मर जाएगी। इससे अच्छा है कि इनको जिंदा रखा जाए, डेमोक्रेसी को बुलंद रखा जाए, ये सोच के सब ये सब पैसा बांटा जाता है। लेकिन कब मिलेगा, जब वो नेशनल पार्टी होगी दोस्तों। तो नेशनल पार्टी, अब आप लोग को ये बात कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये कुछ भी कर लो ये चीज, अगर अल्टील सब यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो कि नेशनल पार्टी सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों किसी को नेशनल पार्टी बोलना। तो इलेक्शन कमीशन बोलती है जब इतना सारा पैसा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं आप लोग को, तो हम आपसे कुछ कंडीशन चाहते हैं कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करो तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप होता है ना, पैसा मिलता है, तो आपको एक पर्टिकुलर परसेंट चाहिए, ऐसा आप लोग को मार्क्स आने चाहिए सब्जेक्ट में। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के स्कॉलरशिप पाने के लिए, नेशनल पार्टी का वो पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम, देखो 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड वाले वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो अगर समझो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें एटलीस्ट 6% जो वोट है वो कितने स्टेट में, 4 स्टेट में उसको मिलना चाहिए। समझो इंडिया में पूरे वोट डाले, मिला के हम लोग बोलते हैं कि पूरे इंडिया में वोट डाले किसी ने, समझो कि 80 करोड़ लोगों ने डाले। 80 करोड़ का 6% कितना हो जाएगा, 10% हमारा होता है नियरली 8, उसमें से कम कर दो 4 तो उसमें हो जाएगा नियरली 5.5, समझे 5.5 मानते, तो 5.5 करोड़ उसको वोट मिलने चाहिए, लेकिन एक ही स्टेट में नहीं, 4 स्टेट में ऐसे उसको मिले रहने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल है। लेकिन और भी कंडीशन है देखो, और एंड मिनिमम 4 मेंबर्स, इसके साथ 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन। तो लोकसभा में उसके कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 4 मेंबर, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम 6%, 4 स्टेट में से, और 4 मेंबर उसको मिलने चाहिए। समझ गए, लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट, और स्टेट्स इन विच अर्लियर इलेक्शन, स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन। एक सेकेंड, अरे रे 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 रे, ये भी कर लेते चलो। दूसरा क्राइटेरिया ये भी कर सकते हैं, द कैंडिडेट्स ऑफ पार्टीज शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब देखो, अगर मैं सिर्फ लोकसभा का गिनूं तो 543 सीट्स होते हैं, इसमें 10% कितना हो गया हमारा 54.3, इसका 2% कितना हो जाएगा हमारा नियरली 11 सीट। तो नियरली मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटी 11 सीट जीता रहने चाहिए, 11 सीटें जीते रहने चाहिए। अगर किसी पार्टी का मतलब कोई पार्टी है उसके 11 मेंबर लोकसभा में चुने जाने चाहिए, लेकिन वो भी कितने स्टेट से, 3 स्टेट से। ये नहीं होगा कि सिर्फ यूपी से तो 11 चलेगा, यूपी महाराष्ट्र बिहार ऐसे 3 जगहों से अगर मिला के 11 है तब इसको बोलेंगे कि भाई तू क्या है, नेशनल पार्टी हो चुका है। ओके, टू गेट रिकॉग्निशन नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉलोइंग कंडीशन। देखो
द पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स। 6% का वैलिड वोट्स, जितनी इंडिया में टोटल वोट पड़ा था उसका 6% एक मिलना चाहिए, ये आप लोग को मिलना चाहिए। और मिनिमम कितने स्टेट से? 4। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये से 5 स्टेट को हमने मिनिमम, लेकिन कितना बोला, भले हमने 5 दिखा है, 4 को बोला गया है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी शुड, ये हो गया। और लोकसभा और अर्लियर असेंबली, मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन। कोई भी स्टेट में से या किधर से भी 4 आने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एनी स्टेट से, देखो आए, आ गए। कितने होने चाहिए? 4 मेंबर। किसमें जाने चाहिए? लोकसभा के अंदर। तो इसमें से जीते रहने चाहिए। ये तो खाली फिगर दिखाया गया। दूसरी क्राइटेरिया, आपको 2% जो रहने चाहिए। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिखना, वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मैंने 543, तो उसमें का 2% सीट आपके पास रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स, ये जो आने चाहिए, समझो 4 यहां से आए, 5 यहां से आए, 3 यहां से आए, तो ऐसे 3 स्टेट को मिलाए कितने हो गए हमारे? टोटल 12। ये 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हो जाएगा। अब आपको बोल देंगे अगर ये क्राइटेरिया तो आप नेशनल पार्टी हो। ओके, अब रीजनल पार्टी किसको बोलेंगे? इसको भी बेनिफिट मिलता है, थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है। इलेक्शन कमीशन हैज फॉलोइंग कंडीशन, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर, देखो यहाँ पे मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन दी अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, और मिनिमम 2 मेंबर शुड बी इलेक्टेड इन विधानसभा। ये देखो पहला वाला क्राइटेरिया तो सेम ही है, यहां पे सिर्फ ये वर्ड ऐड कर दिया, स्टेट असेंबली इलेक्शन। दूसरा, यहां पे 2 मेंबर होने चाहिए, वहां पे हमने 4 मेंबर थे ना, यहाँ पे 2 मेंबर, लेकिन स्टेट में से, स्टेट के इलेक्शन, विधानसभा में से। समझो अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ओके, तो इसमें शिवसेना के एटलीस्ट, अगर इसको रीजनल पार्टी का दर्जा चाहिए, पहला ये क्राइटेरिया तो फुलफिल ही करना है कि मिनिमम कितना, 6% ऑफ वोट इसको मिलना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में या तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। तो पूरे नेशनल के इलेक्शन में भी ले लो, या महाराष्ट्र में ही अगर इलेक्शन हुए थे, स्टेट असेंबली का इलेक्शन, उसमें उसको कितने मिलना चाहिए? एटलीस्ट 6%। समझो महाराष्ट्र में वोट दिया 10 करोड़ लोग ने, तो इसके 60 लाख, 6% मतलब कितने? 60 लाख लोगों ने, 60 लाख लोगों ने शिवसेना को वोट दिए थे, मिनिमम इतने थे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ना महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नेशनल में नहीं, तो उसमें से उसको एटलीस्ट 2 मेंबर्स जीते रहने चाहिए। ये दोनों जीत गए तो बोलेंगे, ये दोनों जीत देने चाहिए। इसके बाद ज्यादा कितने भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 तो एटलीस्ट जीतने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीजनल पार्टी है। और दूसरी कंडीशन ये भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3%, देखो 3% सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा, स्टेट असेंबली, और मिनिमम 3 सीट्स। अब देखो 3% कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा था, सिर्फ महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन है, और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एटलीस्ट 100 सीटें थी। किसकी 100 सीटें? असेंबली इलेक्शन की, नेशनल इलेक्शन की नहीं, फिर बता रहा हूं मैं, विधानसभा की। ऐसे 100 सीटें थी, तो ऐसी 100 सीटें में उसको एटलीस्ट कितने सीट आनी चाहिए? 3% सीट, मतलब 3 सीटें जीती जानी चाहिए। तो 3 सीट जीत गया, स्टेट इलेक्शन बोलेंगे भाई रीजनल पार्टी है तू, ठीक है, और मिनिमम 3 सीट्स, 3% पा जाए या 3 सीट्स पा जाए तो उसको बोलेंगे रीजनल पार्टी है। दैट्स इट। यही से मेरे को, ये सिर्फ जो चीज बताया सब यही पे देख लेना, ये सब वही सही चीज है, ठीक है। अब नेशनल पार्टीज पहले कर लेते हैं, ये सब जो है अलग अलग पार्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस है, देखो कम्युनिस्ट पार्टी, और सीपीआई बोलते हैं इसी को। भारतीय बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इससे टूट के बनी, सीपीआई एम बोलते हैं। और मार्क्सिस्ट है, माओइस्ट नहीं, माओइस्ट को जो इंडिया बैन की है, ये माओइस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, टेररिस्ट इन द सेंस ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मार्क्सिस्ट है, एम मतलब मार्क्सिस्ट। बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसको बोलते, बीएसपी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, जिनका घड़ी चिन्ह है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी का पार्टी। तो पहले करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश इन 1885। देखो अभी इंडिया आजाद भी नहीं होता तब ये बना था। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो आज आप कांग्रेस देखते हो ना, ये 1885 की कांग्रेस नहीं है। इसके अंदर जो ओरिजिनल वाला था वो बहुत पार्ट्स में बटा,
फिर बहुत पार्ट्स में इनमें डिवीजन हुआ, ऐसे करके बहुत डिवीजन। तो आज जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब रियल कांग्रेस थोड़ी है वो। जो आजादी के बार बार सब लोग क्या बोलते हैं, जो इन्होंने हमको आजादी दिलाई थी, ऐसा नहीं था। आजादी दिलाई थी वो ये वाली पार्टी थी, जो बाद में टूटते 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 आज जो कांग्रेस है वो ओरिजिनल वो वाली नहीं है जिसने आजादी दिलाई थी। तो ये नहीं है कि मैं किसी को हेट कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे आगे पढ़ेंगे उनके समझने के लिए कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या वही पार्टी आज हुई कांग्रेस, फिर इनकी इज्जत क्यों जा रही है, मतलब या तो फिर ये क्यों नहीं कर पा रहे, इनको क्यों ऐसे करना पड़ रहा है, इनके तो इतिहास इतना बड़ा है, इनका हिस्ट्री 150 साल का खुद का है। तो दोस्तों वो जो पार्टी थी वो अलग थी, समझ रहे हो। तो उसके अंदर बहुत सारे स्प्लिट आए, कुछ ईयर्स में स्प्लिट हुए, कुछ फिर बाद में बटे, फिर बाद में बटे, बढ़ते 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 आज जो कांग्रेस है वो अलग है, वो वाले कांग्रेस है। बस ये बताने की बात है। At the time of its established, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. तो ये क्या था, सबको अपने साथ में, इस पार्टी को सब लोग देखते थे, उसके साथ में और भी पार्टियां थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यही थी और लोग इसको सपोर्ट करते थे। इसका एजेंडा इलेक्शन जीतना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी इसका मुद्दा क्या होता है, इलेक्शन जीतना ना। ये भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो देखो कांग्रेस अगर स्टार्टिंग में ऐसा था ना 1885 में, तो बाजू में छोटी छोटी और पार्टीज भी थी, लेकिन इनको क्या लगना कि बड़ी आवाज उठाने के लिए हमको इनसे जुड़ जाना चाहिए, सो दैट कि भारत आजाद हो। तो ये कांग्रेस बड़ी हो गई। उसके बाजू में भी छोटी छोटी पार्टी थी, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर आ चुकी थी। दे केम टुगेदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस इमर्ज एज द मोस्ट डोमिनेंट पार्टी। तो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई थी तो उसका बोलबाला था। तो कांग्रेस, आपको याद होगा 1977 तक सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी। फिर 3 साल जो थी बीजेपी और वो सब मिल के आए और बोले, बसपा का और सब की मिल के आए, बोले कि क्या अब हम बनाएंगे अपनी सरकार, इनको टक्कर देंगे, अलग अलग लड़के फायदा नहीं है। तो वो हराए थे। फिर उसके बाद तो सिंगल पार्टी खत्म ही हो गई 1989 में। लेकिन मैंने बोला 2019 में मोदी जी ने खेला कर दिया, और वो कैसे किया आगे बताएंगे। द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलोज द पॉलिसी। देखो इनकी पॉलिसी का ये लिखना है, सेकुलरिज्म, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी, जिसके पास मतलब रोटी का बड़ा मकान या चल फिर नहीं सकते ऐसे लोगों का भला करना। तो देखो सेकुलरिज्म क्या होता है, हर धर्म को समान मानते हैं, इनका एक एजेंडा है। दूसरा ऑल अराउंड, मतलब सारी चीज़ों का, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर ये सब सारी चीज़ों का हर एक जगह पे डेवलपमेंट पब्लिक का होना चाहिए, ये इनकी एक पॉलिसी है। दूसरा इक्वल राइट्स, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सबका इक्वल राइट होना चाहिए। वेलफेयर फॉर द माइनॉरिटीज़, मतलब जो माइनॉरिटी जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इसी तरह से वुमेन है, माइनॉरिटी जो भी कम पॉपुलेशन में उसको माइनॉरिटी बोलते हैं, डिसेबल्ड है, चिल्ड्रन है, जो भी माइनॉरिटी में है, उन सब के लिए भलाई के काम करते रहने का, उनको ऊपर लाना है। वेलफेयर मतलब भलाई। डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसके मतलब डिसएडवांटेज हो रहा है भारत में रहने के वजह से, मतलब उनको उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना, ये इसका आइडियोलॉजी है। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब क्या, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म हमेशा दो आइडिया है। कैपिटलिज्म क्या बोलता है, जितना पैसा कमा सकते हो कमाते जाओ, कोई नहीं रोकेगा। यूएसए में चलता है वो, इसलिए वहां पे देखो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कुछ ही लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है। इंडिया में पहले ऐसे नहीं था। तो इंडिया कैसे डेमोक्रेटिक, देखो मतलब क्या, हमारे यहाँ पे पीपल के अंदर पावर है, और सोशलिज्म भी साथ में लाते हैं हम लोग। मतलब क्या, अगर अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहा है तो उसका पैसा ले जाके हम लोग पब्लिक में वापस बांट देंगे, सो दैट कि पैसा वापस से लोगों के पास जाता रहे और सब लोग एक साथ ऊपर उठे। तो 1990 तक भारत यही कर रहा था दोस्तों। लेकिन क्या होता है, हमारी इकोनॉमी सुधर नहीं रही थी सोशलिज्म और ये सब के चलते, कि क्योंकि लोगों को क्या लगता था, मैं कमा रहा हूँ फिर बांट दे रहा हूँ, कमा रहा हूँ फिर तो मैं काम ही क्यों करूँ। तो ये सब था, करप्शन था, तो बहुत दिक्कत थी। तो उसके बाद हमने क्या किया, धीरे धीरे कैपिटलिज्म में हम भी बढ़े, इसलिए आप देखोगे आज इंडिया में थोड़ी थोड़ी इनइक्वालिटी आ चुकी है। तो ये किसका प्रिंसिपल हम लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस का, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब पीपल आर द किंग, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं कमाते रहो, लेकिन हम आपसे कुछ ना कुछ तरीके, टैक्स और कोई ना तरीके से हम पब्लिक में वापस बांटेंगे। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में सब सेम है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेस पे, रेस के बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना। इंटरनेशनल पीस मतलब क्या है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करना है, नेपाल भूटान सब हम लोग एक साथ रहें, किसी के ऊपर हमला नहीं, मतलब सब कुछ शांति से होना चाहिए, वर्ल्ड में शांति। अब सीपीआई की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। देखो कम्युनिस्ट क्या होते हैं, एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है लेफ्ट विंग होता है, इनके हिसाब से पास्ट में जो सारी चीजें हुई थी ना वो गलत हुई थी।
राइट विंग मतलब जैसे बीजेपी वाले, इनके हिसाब से पास्ट हमारा बहुत रिच था, उसको संभाल के रखने की जरूरत है। लेफ्ट विंग क्या बोलेंगे, पास्ट में बहुत अत्याचार हुए, पास्ट को भूल जाओ, आप लोग पास्ट को पूरा हटा ही दो, पास्ट की पूरी हिस्ट्री हटा दो, पास्ट के पूरे मॉन्यूमेंट्स हटा दो। जैसे चाइना, चाइना वो पास्ट की सारी चीजों को तोड़ चुका है। जी हाँ, उसके पास जो पुरानी चीजें थी, जो पुराने एंशियंट थे, सबको उसने मिटा डाला। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, एक और चीज, तो पुरानी चीजों को खराब बोलते हैं, दूसरी चीज ये वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इनके हिसाब से वर्कर्स का देखो, ओनर का मत देखो, जो बिजनेसमैन है। अंबानी जी के बारे में मत सोचो, अंबानी तो रिच ही हैं, उनको एक्चुअली वो गलत कर रहे हैं, वो गरीबों को चूस है सीपीआई के हिसाब से, कम्युनिस्ट के हिसाब से। वर्कर्स का क्या भला हो रहा है कि जो रियल में बंदा काम कर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है, पगार मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है, एजुकेशन हेल्थ क्या उसकी है। तो ये वर्कर्स के राइट के लिए लड़ते हैं हमेशा, समझ गए। और इन्वायरमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। वहीं पे राइट विंगर्स क्या बोलेंगे, बिजनेस करने दो, अच्छा खासा पैसा आन दो, पैसा वापस पब्लिक में आएगा, जॉब मिलेगा। दूसरा, इन्वायरमेंट तो देखो पूरे वर्ल्ड में आज चल ही रहा है, हम लोग दूसरा कोई प्लैनेट खोज लेंगे। तो राइट विंगर्स ऐसे बोलेंगे। यूएसए में ऐसे होता है, देखो ना, ट्रम्प वाले राइट विंग मतलब वो तो क्या थे, वो बोलते राइट्स को बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स को आगे लेके जाएंगे। तो समझ गए आप लोग, कम्युनिस्ट वर्सेज ये। तो ये देखो, ये 1925 में बने थे। अब देखना सब आप लोगों को समझता जाएगा। दिस इज एन ओल्ड पार्टी, क्योंकि ये भी 1925 की है। दिस पार्टी वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स। तो मैंने बोला था वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब अमीर को अमीर होने दो। तो ये किसके अगेंस्ट में, रिच के अगेंस्ट में ना, तो वही मैं बोला। तो ये क्या बोलते हैं, सब पैसा पब्लिक में वापस बांटना चाहिए अमीर को, और सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए। चलो, द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंसेस इन 1962। मतलब क्या, इनके बीच में अलग अलग गुट में बनने लगे, लोग में डिफरेंसेस आने लगे, तनाव आने लगे थे। ओवर द इश्यू ऑफ वेदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना का करना चाहिए या फिर रशिया का और सोवियत यूनियन। तो मतलब क्या होना चाहिए, कम्युनिस्ट दोनों है उस टाइम पे, कम्युनिस्ट दोनों थे, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट थे। चाइना जैसे होने चाहिए या रशिया जैसे। तो कुछ लोग रशिया जैसे बनने को बोलते थे, कुछ लोग चाइना जैसे बोलते थे। तो इसी में लेके विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। So this led to split in the Communist Party of India and a separate party, Communist Party of India, Marxist was found. तो ये दोनों अलग हो गए। चलो बीएसपी के बारे में करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल, नहीं सॉरी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो नेशनल लेवल मतलब ये पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस है। भारतीय जनसंघ वो स्टैब्लिश इन 1951। देखो आजादी के बाद, इवन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, वो जनसंघ, भारतीय जनसंघ आया था। ठीक है, साइन देखो दिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, दिस पार्टी वॉज मर्ज्ड विद जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, अगर आप लोग को याद होंगे, जनता पार्टी दैट वॉज स्टैब्लिश इन 1977। तो ये लोग जो थे, हम लोग बोले थे 1977 में इलेक्शन जीते थे, तो उसमें हम लोग बोले थे बहुत सारे पार्टी मिलके आए थे, तो उनमें से एक पार्टी जनसंघ भी थी दोस्तों। बट जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। तो वो जो कोलिशन था, मैंने बोला ना 3 साल में ही फेल हो गया, वो नहीं चल पाई। देयर वॉज अ स्प्लिट बिटवीन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ। तो ये दोनों अलग हो गए, भारतीय जनसंघ और ये जो हमारा ये था जनता पार्टी। द कंपोनेंट ऑफ पार्टी ऑफ जनता पार्टी स्टैब्लिश अ न्यू पार्टी इन 1980। तो किसका वाले देखो, एक भारतीय जनसंघ था जो साथ में आया, जनता पार्टी लोगों से मिलकर ये लोग ने जनता पार्टी बनाया। जनता पार्टी वापस से डिवाइड हो गई, कुछ जनता पार्टी रह गई और फिर भारतीय जनसंघ अलग हो गया। अब जनता पार्टी में से लोग कुछ अलग जाके बीजेपी बनाए, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जेपी में सिर्फ जनता में भारतीय जनता पार्टी रख दी 1980s में। द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर। देखो कल्चर बताया ना, पुरानी चीजें बहुत अच्छी थी, कल्चर ट्रेडिशन, जो हमारे पहनावे थे, जो खाने पीने की चीजें थी, वो सही थी। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो मैंने बताया था, राइट विंग वाले बोलेंगे पैसा कमाओ, अमीर को करने दो, बाद में टैक्स और कुछ ना कुछ करके हम लोग वापस से कर देंगे, सोसाइटी में सबका भला करेंगे, सबको जॉब दिलाएंगे। तो वैसे रहते हैं। तो मैंने जो बताया वो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो सीपीआई कर चुके, अब ये मार्क्सिस्ट वाले कर रहे हैं जो बटी। दिस पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म, मतलब सब में कद्दू कटेगा सब में बटेगा, अमीर रिच होगा तुरंत पैसा लेके गरीब में बांटेंगे। सेकुलरिज्म, सभी धर्म समान है। डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन के थ्रू और पीपल आर राजा। दिस पार्टी अपोजेस इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब किसी को ऊपर राज करना। जैसे कल को अगर आप लोग बोलो, किसी के मन में सोचता हो कि पाकिस्तान के ऊपर जाके राज करें, नेपाल भूटान को हम लोग ये कर ले, श्रीलंका को अपने मन, तो आपको एक पार्टी जो है सपोर्ट नहीं करेगी, वो कौन है, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट वाले सपोर्ट नहीं करेंगे।
पार्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। देखो ये भी लेफ्ट वाली है ना, तो ये भी भले सीपीआई मार्क्स इनका लेफ्ट वाली है, तो वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, लैंडलेस लेबर जिनके पास कुछ लैंड ही नहीं है, किसी और के खेत में ये लोग काम करते हैं, उनके हक के लिए लड़ेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, अगेंस्ट सोशलिज्म वाली, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। 1984 the party was established with the objective of protecting the interest of माइनॉरिटी होना चाहिए था, माइनॉरिटी, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट वाले और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट के लिए लड़ाई लड़ते हैं ये बीएसपी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, देखो रिलीजियस माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कंसिस्टेड अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अगर इसको बोले तो हम लोग माइनॉरिटी का, तो इनके इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी मतलब इनके शेड्यूल कास्ट और इनके लिए। अब कर लेते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिनका घड़ी चिन्ह है, देखो कांग्रेस से मत कंफ्यूज करना, दैट इज कांग्रेस पार्टी है, दिस इज नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी बोलते हैं। वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो बोला ना मैं, जो 80-85 की कांग्रेस थी और जो आज की कांग्रेस, उनके बीच में बहुत डिफरेंस हो चुके हैं, वो लोग स्प्लिट हो गए। तो एक 1999 में भी ऐसा हुआ, तो बाद में शरद पवार जी ने अपनी अलग खुद की पार्टी बना ली, दैट वाज एनसीपी, इससे कांग्रेस से अलग होके। द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ, देखो डेमोक्रेसी की, पब्लिक राजा इलेक्शन होने चाहिए, इक्वालिटी सब बराबर है, सेक्युलर सब धर्म समान है, ये सब में बिलीव करते हैं। द पार्टी वाज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014 इन कोलिशन विद द कांग्रेस पार्टी। तो देखो भले कांग्रेस से निकला हुआ था, लेकिन सरकार अगर पावर में लाना है अपनी गवर्नमेंट, क्योंकि किसी को मेजोरिटी क्लियर नहीं थी, किस कोई मालूम है ना आप लोगों को, 2014 तक कोई पार्टी क्लियरली जीती नहीं थी, मैं तो बोलता हूँ 19 तक नहीं जीत रहे थे कोई भी। तो ये लोग क्या बोले कि देख तू मेरा पुराना दोस्त है, तेरे साथ ही मिलकर मैं गवर्नमेंट बनाता हूँ। महाराष्ट्र में स्टेट में ये लोग मिलकर गवर्नमेंट चला रहे थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड आल्सो पार्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस एट सेंटर, देखो सेंटर में भी 2004 से लेकर 14 तक, तो महाराष्ट्र में तो थे ही, सेंटर में भी दोनों एक दूसरे के साथ थे। तृणमूल कांग्रेस जो हमारा बोलते हैं ना, ममता बनर्जी जी की पार्टी है, ओके। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। इलेक्शन कमीशन गिव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। तो मतलब 2016 में इसको नेशनल पार्टी, मतलब आप लोग को याद है कि उतने परसेंट उसको लोकसभा में 6% उसको एटलीस्ट वोट मिला था, और 4 स्टेट से एटलीस्ट या 4 मेंबर चुन के आए थे, तो वो सब कंडीशन इसने फुलफिल किया, तो 2016 में इसको बोला कि तू आज से नेशनल पार्टी है। तो देखो इनका ऐसा फ्लावर जैसा आता है ये। द पार्टी अगेन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, अरे सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब क्या, सब धर्म समान है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन मतलब क्या, जो डिसेबल्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वाले, उनका इंटरेस्ट। अब देखो ये नंबर ऑफ सीट्स है, एक बार देख लेना सबको कितने कितने मिले थे, ये सब सीट्स है, बताए कुछ फायदा नहीं, याद करके भी फायदा नहीं है सब। यू मस्ट बी रीडिंग न्यूज पेपर, थ्रू दीज न्यूज वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्टी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हम लोग को स्टेट्स के, अभी ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, रीजनल पार्टी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। तो इसमें क्या आप लोग के घर में भी एक्चुअली चर्चा बहुत होती है कि ये सरकार ऐसे कर रही है, या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टीज का, जिसका ऑल ओवर इंडिया नहीं प्रेजेंस है, स्टेट में प्रेजेंस है सिर्फ। डू दीज पार्टी फंक्शन एट ओनली एट स्टेट लेवल, देखो मैंने फिर से बोला कि क्या स्टेट लेवल पे फंक्शन करते हैं। देखो किसका जैसा ऐसा थोड़ा बढ़ता है, जैसे शिवसेना एक दो जगह और भी लड़ लेती है, लेकिन उनका मेन जगह कहाँ पे है, महाराष्ट्र है। तो ये लोग डोमिनेंस तो एक ही स्टेट में, लेकिन एक दो स्टेट में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अगर हम लोग जेन्युइन आंसर ढूंढना चाहें तो। सम स्टेट लीडर्स आर इन्फ्लुएंशियल एट नेशनल लेवल, कुछ जो होते हैं नेशन के लेवल पे भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, while some have influence only at state level। तो कुछ ऐसी पार्टियां होती है जिसका सिर्फ स्टेट में ही प्रेजेंस और बोलबाला रहता है, बाहर किधर नहीं रहता, समझ गए आप लोग। तो मैंने बताया ना आपका कि कुछ पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है, दूसरे स्टेट में भी जाना चाहती है, और वो एक दिन बड़ी पार्टी होना चाहती है। जैसे कि आपको ले लो ना, आप पार्टी पहले सिर्फ दिल्ली में थी, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेंड करके कहीं और भी इलेक्शन करा रही थी, गुजरात में भी करा रही थी, पंजाब में भी करा रही थी, महाराष्ट्र में भी करा रहे थे। महाराष्ट्र में तो लोग नहीं जीते, गुजरात में भी नहीं जीते, पंजाब में जीत गए, लेकिन देखिए आप लोग, तो ये लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ अब केजरीवाल जी का जैसे देखिए, अब थोड़ा थोड़ा नेशन वाइज भी इन्फ्लुएंस है ना, नेशनल इलेक्शन में अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो एटलीस्ट आ जाते हैं लोगों को देखने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल पे। अब आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए कौन है वैसे लोग, समझ गए। With the help of such question, we'll try to get information about various regional parties.
रीजनल पार्टीज के बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इन इंडिया पीपल, देखो ये सब रीजनल पार्टी बने कैसे, अब ये एक बार थ्योरी देख लेते हैं। हम लोग के इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज है और अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर, जैसे कि यूपी में धोती पहनते हैं, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर है हम लोग देखे होंगे कि लावनी साड़ी पहनती हैं औरतें जो अलग रहती हैं, फिर कोंकण साइड में कोली कम्युनिटी कुछ और पहनती है। तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग लैंग्वेज है इंडिया में। देखिए हम लोग सब लोग अलग अलग है, ठीक है ना। दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वी सी डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। देखो ऐसे अपना, they have already studied different geographical regions in the you have already studied, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा रहेगा कि और महाराष्ट्र में हमारे कौन कौन से, जैसे कि ये कोंकण है, मराठवाड़ा, ये विदर्भ है, तो अलग अलग रीजन्स के बारे में आपने पढ़ाई किया। इन महाराष्ट्र देयर इज जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जोग्राफिकल कैसे, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे कोस्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, और कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है। तो हमारे महाराष्ट्र में भी डाइवर्सिटी है, ठीक है। और कल्चर भी उसी हिसाब से, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो कल्चर है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हिसाब से बनती है। तो कोहली लोग क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि दे आर रेडी टू, क्योंकि उनको वहां पे फिश पकड़ना रहता है, ऐसी सारी चीजें, तो इनके ड्रेस उसी के हिसाब से। तो उनके कल्चर प्रोफेशन, मतलब उनका जो कल्चर है वो वहाँ की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हिसाब से बनता है। दैट हैज अ लॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी डाइवर्स है तो कल्चर भी डाइवर्स है। महाराष्ट्र इज डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ये भी बात हमको पता है। The feeling of affinity developed about our own language and region, like सबको अपने अपने लैंग्वेज और रीजन की, देखो अपने बारे में, जैसे कि अरे ये मेरी भाषा है, थोड़ा सा एक दिल से प्यार आता है ना, प्यार आता है ना। जैसे मराठी को लेके प्यार आता है कि मराठी हमारी प्राइड है। ऐसे तमिलनाडु में तमिल को लेके, अपने लैंग्वेज को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपनी हिस्ट्री को लेके, अपनी ज्योग्राफी को लेके कुछ प्राउड फीलिंग कॉर्नर में आती होगी कि यार ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ऐसे सबके मन में आता है। gradually turns into identity consciousness and finally gives to regionalism। तो देखो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस मतलब क्या, अब यहाँ पे हम मराठी मेरे दिल के पसंद है, तो हमारे ना यार ये लोग जो सब लोग मराठी बोल रहे हैं उनका एक एक फीलिंग बन जाता है, कॉमन फीलिंग बन जाता है। और अगर समझो कुछ भी रहो, इनका कॉमन फीलिंग बना तो ये अपने रीजन के लिए सोचना शुरू करते हैं। नो डाउट अच्छी चीज है ये, और ये अपने रीजन के लिए सोचना शुरू किए तो इसको बोलते हैं रीजनलिज्म, ठीक है। कैसे डेवलप हुआ, फीलिंग से, प्राइड से जो आई अंदर से। पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरली अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन। तो देखो महाराष्ट्र में एग्जांपल लेते हैं, तो अब भले देश में कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो जो मराठी स्पीकिंग, मराठी कल्चर के, मराठी आइडेंटिटी के जो लोग हैं उनके बारे में पहले बहुत सोचेंगे, क्योंकि वी बिलोंग टू कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ज्योग्राफी, कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे। तो हमारा डेवलपमेंट पहले, भले मोदी जी कुछ भी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा पार्ट है कि नहीं है। अगर है तो सही बात है, तो हमारा इंटरेस्ट भी उसमें सब, हमारे लोगों को जॉब मिला कि नहीं मिला, हमारे लोगों का घर मिला कि नहीं मिला, एजुकेशन मिला कि नहीं मिला, अपने रीजन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। एंड दे स्टार्ट फीलिंग अबाउट देयर लैंग्वेज के लिए फील करेंगे, लिटरेचर, अपनी बुकों के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में जो वो लोग फॉलो कर रहे थे, डांस जो ये सब रहते हैं, सिंगिंग, जैसे कोई पोट्री कल्चर, आर्किटेक्ट्स, ट्रेडिशंस हो गए। हिस्ट्री देखो, सोशल रिफॉर्म्स थे हमारे यहाँ पे जो थे बहुत सारे, महाराष्ट्र ने तो बहुत सारे संत भी दिए, ग्रेट, जो इवन आप देखोगे जाओगे बॉर्डर्स पे हमारे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं। ही हैज एन, जैसे आप लोग ऑल ओवर इंडिया इन्फ्लुएंस, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो ही हैज लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग वही बोलने की कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ, ये जो हिस्ट्री है हमारे कर्नाटक बोले महाराष्ट्र की, वो बहुत रिच है। उसके अंदर किंग्स भी थे, उसके अंदर संत भी थे, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ऐसे बहुत, संत रामदास, ऐसे संत भी थे। किंग्स भी, जैसे मैंने बताया था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर इसी तरह उनके जो संत थे, संत हमारे जो थे छत्रपति संभाजी महाराज, फिर ऐसे बहुत सारे पेशवा थे, बाजीराव पेशवा, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो और उसके साथ साथ समाज को सुधारने वाले लोग भी रहते, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे लोग भी थे जो सोसाइटी के इशू, तो हिस्ट्री बहुत है, तो वो उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट, कि पढ़ाने के लिए क्या क्या की गई थी जब औरतें नहीं पढ़ रही थी, या जब लड़कों को नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो वो सब। दिस गिव्स राइज टू द फीलिंग ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब इसका क्या होगा कि जब मी मराठी करके आप लोग बोलते हैं, मी मराठी, तो वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, एक लैंग्वेज के बेस पे आइडेंटिटी बन गई। वी ऑल आर कॉमन, जब एक किसी को कुछ होगा तो हम सब उठ के आएंगे। लेट इट बी दिल्ली में अगर हमारे लोगों को कुछ होगा, चाहे कर्नाटक में कुछ होगा, अगर हम मराठी स्पीकिंग और मराठी हिस्ट्री वाले लोग हैं, विल कम बैक।
तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। रीजनल आइडेंटिटी डेवलप्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। तो रीजनल आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है, हर एक मुद्दे में आप रीजन को लेके सोचोगे, रीजन के डेवलपमेंट को लेके सोचोगे, तो वैसे डेवलप हो गई। द फीलिंग दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रीजन शुड हैव क्लेम ओवर रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अब जो मी मराठी वाले हमारा जो आइडेंटिटी हो चुकी है, तो जो भी जॉब होंगे वहां पे, जो भी रिसोर्स होंगे वो हमारे हैं, मतलब मी मराठी वाले लोगों के हैं, ठीक है। When linguistic, regional, cultural and other identity gets connected, कौन कौन सी चीजें, लैंग्वेज, रीजन भी आप डिसाइड कर, कल्चर भी जोड़ लेते हो और आइडेंटिटी भी जुड़ जाती है, देन रीजनल कॉन्शियस इमर्जेस एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो रीजनल कॉन्शियस मतलब अपने जगह के बारे में अपने को बहुत ज्यादा मैटर करता है। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है, और कम मैटर करेगा, कितनी ब्रिज बनाए गए इंडिया में, कितने टनल बनाए गए, उसे मैटर नहीं करता। कितने जॉब महाराष्ट्र में मिले, कितने लोगों को पढ़ाई मिली, कहाँ महाराष्ट्र आज है वर्ल्ड लेवल पे, महाराष्ट्र के लोग कहाँ पे, वो मैटर ज्यादा करेगा। चलो, समटाइम्स इट गिव्स राइज टू इंडिपेंडेंट। तो इससे वैसे क्या होता है, अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि हमारे को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, मूवमेंट चलाते हैं ताकि अलग स्टेट बन जाए, और सच डेवलप प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द रीजन। तो ये लोग क्या करेंगे, ये सब सारी चीजें करेंगे और अपना खुद का क्या करना चाहेंगे, एक अपना खुद का स्टेट डिमांड करते हैं। तो भारत में ऐसी हिस्ट्री थी, स्टार्टिंग में जब आज़ादी हुई थी दोस्तों, जो रीजनल पार्टीज थी, जो रीजनल डोमिनेट, जो पनी रीजनल पार्टीज थी, वो चाहती थी हमारा अलग देश हो जाए, इंडिया में नहीं किए। आगे चल के धीरे धीरे देखेंगे कैसे चेंजेस हुए वो लोग में। रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टी दो ग्रुप देखो क्या होते हैं, इन द रीजन हु हैव प्राउड फीलिंग अबाउट देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑफ देयर रीजन। तो ये देखो इनकी आइडेंटिटी इनसे अलग है, इनसे अलग है, ठीक है, इनसे अलग है, तो इनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है और इसको लेके प्राउड भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फीलिंग को लेके जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी बना दे, तो दैट बिकम्स रीजनल पार्टी, ठीक है। वी compete to get who compete to get political power with the objective और रीजनल डेवलपमेंट। तो देखो अब यहीं पे ऐसे जो थे, तो इनको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं रीजन का, लेकिन अब कोई बंदा होगा और कोई बंदा होगा, उनको लगता है कि वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, इनको लगता है कि ये ही महाराष्ट्र के रीजन को अच्छा से डेवलप कर सकते हैं, इनको लगता होगा ये अच्छे से कर सकते हैं, तो ये आपस में भी compete कर लेते हैं इलेक्शन के थ्रू। द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को रहना, जैसे वो अगर रहेगा तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, या फिर पंजाब वाले पंजाब में ही रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही होता है, ऑल ओवर कंट्री नहीं रहता है। दो दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल एट रीजनल लेवल, दे आर इन्फ्लुएंस एट नेशनल लेवल, दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, भले वो इन्फ्लुएंस मतलब उनका जो कंट्रोल रहता है एक रीजन पे रहता है, लेकिन नेशनल की बात किया तो क्या वो एकदम गायब हो जाते हैं? देखिए कैसे गायब नहीं होते, 273 सीट चाहिए ना पूरा ऑल ओवर इंडिया। अब आप रीजनल पार्टीज का सपोर्ट मांगोगे ना, क्योंकि उनके एमपी जीते थे, अब आप उनके पास जाओगे तो नेशनल लेवल पे भी वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ज्यादा करते हैं रीजनल लेवल पे। रीजनल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स। ये ज्यादा अपने रीजनल प्रॉब्लम, पाकिस्तान से लड़ाई ज्यादा, ये अपने जो गड्ढे हैं उनको साफ सफाई, ये सब के बारे में ज्यादा, पानी, पढ़ाई, ये सब पे ज्यादा ध्यान देंगे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी देन द अथॉरिटी फ्रॉम द अथॉरिटी। तो देखो ये क्या बोलते हैं कि देखो सरकार, आप जो पैसा रखते हो और हम लोग को बोलते हो कि ऐसा ऐसा करेंगे, हमारे बंदे आईएएस जाएंगे, जॉब करेंगे, आईएएस लोग आपको बताएंगे, मतलब सेंटर के पीएम मोदी के आईएएस आईपीएस जाएंगे और वो सारी चीज़ों को बोलते हैं, देखो भाई अपना आप काम करो, आपको पता नहीं चल रहा, आपको खबर नहीं लग रही है कि प्रॉब्लम्स कैसी है, और आपको समझ में नहीं आ रहा हम लोग कैसे क्या डिमांड कर रहे हैं। एक काम करो, हमको और पावर दो, हमको और फ्रीडम दो। ये आईएएस आईपीएस आप घर पे रखो, हमारे मेंबर्स चुन के रखें, या हमारा खुद का एग्जाम है, उनको हम पावर देंगे, बिकॉज दे हैव कॉमन कल्चर, दे हैव कॉमन लैंग्वेज एंड दे हैव बोलते हैं ना जोग्राफिकल नॉलेज ऑल्सो। साइंस की पढ़ाई भी की हम लोग, सब कुछ किया, लेकिन हम ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम जानते हैं, तो हम अच्छे से डील कर पाएंगे। सो वी वांट मोर पावर, मोर फ्रीडम, दैट इज ऑटोनॉमी, हम लोग ज्यादा चाहते हैं, तो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। दो दे कॉपरेट विद फेडरल गवर्नमेंट, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। तो गवर्नमेंट दे देती है, अब इसका मतलब समझे कि, और वो नो डाउट कि एकदम नहीं खुले में बोल देते गवर्नमेंट की आप जा, तू एकदम दूर रहे, मैं तेरे को ना पैसा दूंगा ना तेरे से लूंगा, ऐसा भी नहीं रहता है। बोलते हैं हम लोग की देख थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई तुम एकदम खत्म कर दो सिस्टम को या पूरे आईएएस गायब कर दो। आप अगर आईएएस दे रहे हो तो 5 साल के लिए दो मेरे को, ऐसे दो। तो ऐसे सारी चीजों की बात करते हैं ये लोग, अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल की गवर्नमेंट को भी रिस्पेक्ट करते हैं। चलो, रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड सच एज रीजनल प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व एट रीजनल लेवल। तो ये प्रॉब्लम है तो हमको यहीं पे सॉल्व करना है, तो हमारे बंदों को पावर दीजिए, हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, बार बार दिल्ली क्यों जाना।
ये देखो इस तरह से पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द रीजन। तो देखो पावर जो रहनी चाहिए किसके हाथ में रहनी चाहिए, जो वो रीजन को बिलोंग करते हैं। मैं यही बताया आपको, रेसिडेंट ऑफ द रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। तो रेसिडेंट मतलब जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन्हीं को प्रेफरेंस, क्योंकि उनको हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, वहाँ की कल्चर पता है, उनको वहाँ की लैंग्वेज आती है उनको। तो जॉब में और अपॉर्चुनिटीज कहीं मिल रही है या फिर एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्हीं को, वहीं के लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन द इंडिया। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे उनका नेचर चेंज हुआ। स्टार्टिंग में क्या थे दोस्तों, रीजनल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। 1947 के बाद ये लोग बनना शुरू हुए थे, क्योंकि पहले मुद्दा तो सिर्फ आजादी का था ना। हाउएवर ओवर द इयर्स देयर नेचर एंड रोल हैज चेंज। ये सब चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ देखो। इनिशियली रीजनल आइडेंटिटीज गिव राइज टू द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, देयर डिमांड वाज इंडिपेंडेंट। जैसे ये लोग चाहते थे, पंजाब के कुछ लोग खालिस्तान चाहते थे, और ये पंजाब हमारा पार्ट था थोड़ा सा, और वेस्टर्न पंजाब वाला पार्ट था पाकिस्तान का, इसको मिला के ये लोग चाहते थे हम लोग खालिस्तान बनाए। ऐसे साउथ इंडिया वाले द्रविडिज्म, द्रविडिस्तान या द्रविड़ा लैंड के बारे में मांगना चाहते हैं, मतलब पूरे साउथ के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पूरा एक साथ, केरला आके अलग साउथ का स्टेट है। तो स्टार्टिंग में जो रीजनल पार्टी थे, जो रीजनल सपोर्ट था, वो चाहते थे इंडिया से अलग होना। वेर मेड विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम इंडियन फेडरेशन एंड एग्जिट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अलग अलग हो जाए हम लोग, ऐसे थे। रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर मेड सच डिमांड। तो ऐसे लोग थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु के लोगों ने ऐसा डिमांड भी किया। ये देखो द डिमांड्स ऑफ रीजनल पार्टी ग्रेजुअली चेंज, ये लेकिन बाद में चेंज होता है। कैसे, इंस्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। तो वो लोग क्या बोले कि सरकार भाई, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोग खड़े हैं और जो भारत को एक करने के चक्कर में उनके हाथ से भाई निकाल पाना, क्योंकि उन्होंने बोला था आई वुड नॉट अलाउड दी, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे स्टेट में इंडिया को बंटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो उनका एक डायलॉग था कि जैसे कि अगर आप लोग देखोगे जो ये इंग्लैंड, और इंग्लैंड बोल रहा, यूरोप के जो पार्ट है, ग्रीस हो गए, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब जो है ना, सर्बिया, ये सब बहुत छोटी छोटी कंट्री हो चुके हैं, बहुत छोटी छोटी। तो उनका क्या हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ गए। तो इतने तो जितना से हमारा मुंबई, ऐसे ऐसे उनके कंट्री है। तो बोलते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये मैं अलाउ नहीं होने दूंगा मैं इंडिया में। आप लोग सब लोग ऐसे अलग अलग होने दोगे तो फिर इंडिया का मतलब क्या रहेगा, इतना एक साथ लड़ने का मतलब क्या रहेगा। तो इनको भी समझा कि भाई बात तो सही बता रहे, जब हम लोग एक साथ लड़े हैं तो एक साथ हम लोग मरे भी थे, तो हमको अब एक साथ रहना भी चाहिए। तो वो लोग क्या बोले, चल भाई ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग को पावर ज़्यादा चाहिए, फ्रीडम ज़्यादा चाहिए। तो अब अलग होने से डिमांड किसमें चेंज हो गई, ऑटोनॉमी ज़्यादा मांगने लगे, फ्रीडम। दिस वॉज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टी। से इंडिपेंडेंस से किस पे आ गए, हमारे ऑटोनॉमी, मोर ऑटोनॉमी। तो ये आ गया सेकेंड स्टेज आ गया। दिस स्टेज बिगेन आफ्टर 1990। तो 1990 से सेकेंड स्टेज आगे और बढ़ा। रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन, पीपल फ्रॉम द रीजन शुड गेट पावर ऑन दिस स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो अगर हमारे यहाँ के महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, तो हमको यहाँ पे हमारे ही लोग चाहिए, और सेंटर जब नेशनल इलेक्शन है तो हमारे में से ही लोग यहाँ पे जाने चाहिए, ताकि वो यहाँ की प्रॉब्लम वहाँ नेशनल लेवल तक उठा पाए। तो ये बात होने लगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शिवसेना एंड तेलुगु देशम मतलब आंध्र प्रदेश की बात की है। तो शिवसेना जैसे लोग थे, जब खुद जो थे ये इलेक्ट होके आना शुरू किए, लोगों में अपनी पहचान बनाना शुरू किए, लोग सपोर्ट भी किए, तो महाराष्ट्र विधानसभा में जीतना शुरू किए। लेकिन नेशनल इलेक्शन में भी ये जीतते थे, इनके एमपी जीतते थे, और वो जाके दिल्ली तक महाराष्ट्र के प्रॉब्लम बताते थे। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट शो अ डिफरेंट ट्रेंड। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पार्ट हमारा, 7 सिस्टर स्टेट्स। दे गेव अप देयर डिमांड फॉर सेपरेटिज्म एंड हैव स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी। वो लोग भी डिमांड किए ऑटोनॉमी के। द रीजनल पार्टीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर नाउ एंटरिंग इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। आज वो देखिए इतने सारे पार्टियां, अरुणाचल में हो गया, सिक्किम में हो गया, ऐसे बोडोलैंड या आसाम का बात है, असोम गण परिषद, फिर नागा पीपल्स फ्रंट, मतलब ये क्या है, नागालैंड की बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या हो रहे हैं, पहले अलग बात कर रहे थे कि हम लोग देश से ही अलग है, नॉर्थ ईस्ट हम लोग बिलोंग नहीं करते तुमको। आज ये लोग नेशनल पार्टी से मिलके बात करते हैं, बीजेपी से मिलके रहते हैं, और नेशनल इश्यूज को रेस करते हैं ये लोग। साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम भी रखते हैं, जैसे आप लोग महाराष्ट्र के केस में पढ़े। इन शॉर्ट वी कैन सी दैट रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैव पास्ड थ्रू वेरियस फेजेस फ्रॉम सेपरेटिज्म टू ऑटोनॉमी नाउ टुवर्ड्स एंट्री इनटू मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स। तब उनको भी पाकिस्तान का मुद्दा इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो चुका है। कोलिशन पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो जब वो लोग ध्यान देना शुरू किए कि नेशनल लेवल पे ऊपर दिल्ली तक जाना है, तो वैसे क्या होगा, अब
कितना भी बीजेपी बनना, स्टार्टिंग की बात कर रहे, बीजेपी बनना चाहेगी, कुछ जगह ही जीतेगी ना, भले ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन वो अपने मेंबर्स भेजती है, लेकिन 273 नहीं मिलेगा तो किसका सपोर्ट लेगी? छोटी छोटी पार्टी का ही ना, रीजनल पार्टीज का सपोर्ट। तो इनका इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ गया था जब कोलिशन एरा आया। इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज, बहुत ज्यादा। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट ऑल सच पार्टीज इन दिस चैप्टर। विल स्टडी सम पार्टीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ रीजन। तो कुछ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बस ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिवसेना के बारे में बात कर लेते हैं। सब मेजर रीजनल पार्टियां शोन बिलो। शिवसेना देखो, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के, आसाम गण परिषद दैट इज आसाम में, द्रविड़ मुनेत्र काजगम दैट इज DMK। शिवसेना मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र, एस्टैब्लिश इन 1966। तो जो हमारे श्री बाला साहब ठाकरे जी थे, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मराठी पीपल। तो मराठी लोगों को जॉब मिलना चाहिए, और कंपनी में 80% से ज़्यादा एक बार इन्होंने डिमांड कर दी कि मराठी पीपल को ही रखा करिए। तो ये सही थे इस बात में। प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज को पढ़ाओ, हर बोर्ड को वैसा बनाओ। रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स। तो इन्होंने क्या बोले थे, यूपी बिहार से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर आप लोग सरकार वहीं पर जॉब दे दो ना, यूपी में ही दे दो, बिहार में ही जॉब दे दो, तो आप उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये बोलते थे कि आप वहीं पे रहिए, यहाँ पे क्यों आ रहे हो, अदरवाइज हमारे जॉब भी छीन रहे हैं। इन 1995 इट एंटर इनटू कोलिशन विद बीजेपी एंड केम टू पावर इन महाराष्ट्र। तो ये देखो, ये दोनों मिलके आए, शिवसेना और बीजेपी, और ये मिलके पावर में आए कहाँ पे? महाराष्ट्र में 1995 में। इट शेयर्स पावर्स विद बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014। लेकिन अभी आप लोगों को पता है इस साल ये दोनों अलग हो चुके हैं। शिवसेना, इवन शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप हो चुका है, ऐसा फ्रंट हो चुका है, बहुत दिक्कत चालू है। शिरोमणि अकाली दल established in 1920, a prominent regional party in Punjab. ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी। रिलीजियस मतलब क्या होता है? उनको सिखिज्म को भी प्रमोट करना चाहते हैं वो, और पंजाब को एज सच डेवलप करना चाहते हैं। ये देखो, अज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स। तो देखो, ये बहुत साल पंजाब में जीतते हैं। जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं, एस्टैब्लिश इन 1932। ऑटोनॉमस, इसका क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस। ऑटोनॉमस स्टेटस मालूम है? आर्टिकल 370, इसमें बोला था कि इसको इंडिया से बहुत कुछ नहीं, इसका सब कुछ अपना था। तो ये उसको ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी बैंड मोदी जी ने बजा दी थी, और कश्मीरी पीपल को बचाना। इनको गाइस हटा पाना मुश्किल था कश्मीर में से, लेकिन ये लोग खुद लालची लोग थे, ऐसा बोला जाता है। तो ये लोग नहीं कर पाए। अगर ये कश्मीर की जनता का भला करते तो ये सब कोई इशू आते ही नहीं, समझे आप लोग? तो ये थोड़ी सी दिक्कत हुई, इन्हीं के साथ थी। अब हम लोग आसाम गण परिषद और द्रविड़ मुनेत्र काजगम के बारे में पढ़ेंगे। आसाम गण परिषद, तो देखो, आसाम एग्रीमेंट वो साइंड इन 1985। जैसे कि क्या था, बांग्लादेश से लोग आसाम में आ गए थे, तो आसाम वाले क्या बोल रहे थे, अगर बांग्लादेश के लोग ही वहाँ पे आ गए हैं तो कल को उन्हीं के लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, उन्हीं के लोग जीतेंगे और उनकी मेजोरिटी रहेगी, तो हम आसाम जो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे पहाड़ों में, जो हमारा कल्चर वो गायब कर देंगे, और हमारा रहने का मतलब क्या हो गया। तो उसी में जो आंसू करके स्टूडेंट यूनियन दल था, उन्होंने क्या किया था, बॉम्बिंग फेंक दिया था। बोलते आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। तो इसके बाद गवर्नमेंट बोली कि भाई हम लोग करते हैं, हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको मतलब उसको गायब होने नहीं देंगे। तो वो जो शांति का एग्रीमेंट हम लोग बनाए थे 1985 में। रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। तो वहां से मतलब जो बांग्लादेश से आए थे उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। प्रोटेक्ट दी यूनिक कल्चर ऑफ आसाम। लिंग्विस्टिक मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, सोसाइटी, देखो उनको सब कुछ प्रोटेक्ट करने का ये सब हुआ, और यही तो आइडेंटिटी ऑफ आसाम थी। ओके साथ ही साथ प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। तो यहाँ पे चाय बागान की खेती बहुत होती है यहाँ पे, ये जो ऑयल और कोल है, और साथ ही साथ जो गैसेज है बहुत मिलती हैं, तो ये सब भी हम लोग करेंगे। ये सब उस एग्रीमेंट में बोला गया। अज्यूम्स पावर इन आसाम फॉर मेनी ईयर्स। तो ये जो सारा था हमारा, जो बोले ना आसाम का वो जो था दल था, उसने सब ये सब किया और बहुत सालों तक यहाँ पे था। अब DMK के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म द्रविड़ मुनेत्र और काजगम। जस्टिस पार्टी, अ नॉन ब्राह्मण पार्टी। देखो ये ब्राह्मण नहीं था, नॉन ब्राह्मण पार्टी मूवमेंट इन 1920 वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द्रविड़ मुनेत्र काजगम, अ पॉलिटिकल पार्टी। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट मतलब क्या कि इसमें जो ब्राह्मण नहीं थे वैसा था, और अगेंस्ट मतलब जो डोमिनेंस था ब्राह्मण्स का, उसके अगेंस्ट के लिए स्टार्ट हुआ था। इन 1944 जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द्रविड़ काजगम, वो उसको बोले गए। 1940 ग्रुप वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी। देखो इसमें कुछ एक और पार्टी अलग भी हो गई, किसमें? DMK में से, और उसने अपना नाम रखा अनदर पार्टी एंड एस्टैब्लिश अनदर पार्टी द्रविड़ मुनेत्र काजगम। Another group separated from this party in 1970 established ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र काजगम। तो देखो DMK पहले खुद अलग हुआ, किससे?
ये वाली पार्टी से, हमारा जस्टिस पार्टी। और 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम ही क्या करके रख दिए थे हम लोग, द्रविड़ काजगम, सिर्फ नाम चेंज हुआ था, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, इसमें से एक और ग्रुप देखो, इसी जो इसमें जो पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी, इसको अलग होके कुछ और लोग बनाए डीएमके, अब डीएमके में से भी कुछ अलग होके बनाए एआईडीएमके, एआईडीएमके, ठीक है। और ये कब हुआ, 1972 में, ये देखो। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, देखो तमिल वाले पीपल के लिए करते हैं। मेंबर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर फॉर मिनिस्टर, ये कोलिशन कांग्रेस जब सरकार बन रही थी तो उसको सपोर्ट देके अपना मेजोरिटी लाने की कोशिश करते थे, तो उसमें डीएमके भी था एक पार्ट। द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे कोई भी हो, सबका सपोर्ट इस पार्टी को है। इट वॉज इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज, तो लॉन्ग टाइम के लिए था, तो बहुत सारी पॉलिसीज बना, इसलिए देखो आप तमिलनाडु आज आगे है। इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज इन एवरी स्टेट दैट वी हैव इन्फ्लुएंस द स्टेट पॉलिटिक्स, सब जगह अपने अपने, देखो यहाँ पे मनसे का साइन भी बनाया गया, ऐसे बहुत सारे हैं पार्टीज। फॉलोइंग चार्ट शोज द परफॉर्मेंस, तो ये सब परफॉर्मेंस है देखो इनका, ये सब देख लो सबका कितना कितना वोट था, आप लोग देख, अगर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। ये सब किया हमने। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन ये, सोशल मूवमेंट हमारे जो थे, सोशल मूवमेंट और सोसाइटी को चेंज करने के लिए जो मूवमेंट बनाए गए थे। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करेगा, अपने जो कमेंट्स हैं वो लिख के जरूर बताएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, जरूर मिलेंगे, बाय दोस्तों।